अशोक जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पटना आमंत्रित किया, बिहार में आमंत्रित किया। और ये मेरा पहला मौका है जब मेरा यहाँ आना हुआ है। और उपेंद्र महारती के बारे में सुनकर तो मैं भी खुद बहुत अद्भुत हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा संस्था और क्या सोचकर उन्होंने जो है इस प्रकार की संस्था की स्थापना की, जिसके मार्फत जो है उन्होंने इतने सारे शिल्पियों को आगे बढ़ाया। उनका म्यूजियम देखा तो मुझे लगता है कि इस म्यूजियम के बारे में शायद अभी लोगों को मालूम ही नहीं है। उसमें जिस प्रकार के आर्टिकल्स बने, जिस प्रकार का कलेक्शन हुआ है, उसके पीछे सदियों की मेहनत लगी है। और मुझे लगता है कि उन सबको हमें बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। जो माताएं बहनें यहाँ आई हैं, बांस के काम की जो शिल्पी हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर आप पटना नहीं गए हैं तो प्लीज़ पटना जाके उपेंद्र महारती जो शोध संस्थान है उसमें जाके ये कामों को आप जरूर देखें। वो बहुत अद्भुत प्रकार के काम हैं जिस प्रकार के काम आज के समय में नहीं होते हैं। मैं मतलब इस बात का धनी हूँ कि यहाँ पर पहली बार प्रोफेसर जयश्री कृष्ण अग्रवाल से मुलाकात हुई, प्रोफेसर श्याम शर्मा जी से मुलाकात हुई, सुमन जी से मुलाकात हुई और आप सभी बड़े महानुभाव जो लोग हैं उनसे मुलाकात हुई। मौका मिला कि कल मधुबनी हम लोग गए, तो मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी ठीक लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। समय का सदुपयोग हो थोड़ा सा। मैं ज़्यादा देर बोलने वाला नहीं हूँ क्योंकि अग्रवाल सर को बोलना है मेरे बात में। तो जिस प्रकार की धरती आपकी है उसी प्रकार की धरती से मैं भी आता हूँ। वहाँ जिस प्रकार जो माताएं मधुबनी चित्र बनाती हैं उसी प्रकार हमारे वहाँ भी हमारी जो माताएं और जो बहनें हैं वो घरों में मांडती हैं। तो दीवार पे भी काम करती हैं और जमीन पे भी काम करती हैं। और मैं उसी भूमि से आता हूँ, मैं उसी समाज का मैं खुद भी हिस्सा हूँ और मैंने उसी पे अपना जो शोध कार्य जो है किया है। तो कमाल की बात यह है कि बहुत समानताएं जो है, राजस्थान कहाँ पर है, मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान कहाँ है और बिहार कहाँ है और उसमें मधुबनी क्षेत्र कहाँ है, दोनों में आज भी बहुत सारी समानताएं हैं। और फर्क है तो इतना है सिर्फ कि वहाँ पर रंगों का इस्तेमाल नहीं है और यहाँ पर रंगों का इस्तेमाल है। लेकिन जो मिट्टी की जो खुशबू है वो दोनों कलाओं के अंदर देखने को हमें मिलती है। वो विषय वस्तु में भी देखने को मिलती है और वो उसके मटेरियल के अंदर उसमें जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं उसके अंदर भी देखने को हमें मिलती है। तो शिल्पी की क्या अहमियत है समाज के अंदर? शिल्पी के बिना क्या हम इस समाज की कल्पना कर सकते हैं क्या? मैं एक छोटी सी कहानी तो क्या, एक लोक वार्ता है जिसके बारे में बताऊंगा। आप सबने सुना भी हो, राजा भरतरी की बात सुनी हो, जो बाद में जाके थे तो राजा लेकिन बाद में वो जो है नाथ संप्रदाय से जुड़कर जोगी हो। तो एक बार विष्णु जो है गधे का रूप धर के एक कुमार के घर में पैदा होते हैं, मतलब गंधर्व सेन के नाम से, गंधर्व गधा, और विष्णु जो है कुमार के घर में। लेकिन कुमार का जो जीवन है बिना गधों के चल नहीं सकता, उसको मिट्टी लाने के लिए और अपने बर्तन बेचने के लिए गधे की जरूरत होती है। तो ये कुमार के घर में पैदा हो जाने के बाद में रात को, उसको हम रेंगटा कहते हैं, गधे के बच्चे को रेंगटा कहते हैं। तो रात को कुमार को आवाज लगाता है कि ए कुमार तू जा और तेरे राजा से कह कि मुझे उसकी लड़की से शादी करनी है। यानी कि गधे का बच्चा जो है, रेंगटा जो है, वो कुमार को बार बार आधी रात को आवाज लगा के कहता है कि तू जा और तेरे राजा से कहे कि मुझे तेरी उसकी बेटी से शादी करनी है। अब ये कुमार की क्या हिम्मत, मतलब कि वो जाके राजा से कहे ऐसा, अगर कहे तो उसका कत्लेआम हो जाए। तो वो निर्णय करता है गधे से परेशान होकर, गधे की वो गांव छोड़ के जाने को तैयार हो जाता है। गांव छोड़ के जाना होता है तो वहां के जो पंच पटेल होते हैं, गांव के बड़े लोग होते हैं, वो पूछते हैं कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारे बिना हमारा जीवन यापन असंभव है। कोई सोच सकता है कि आज से 30-40 साल पहले कुमार के बिना कोई गांव, कोई भी समाज, कोई सोच सकता है उसके बिना कोई रह सकते थे हम लोग? हमें सारे जो बर्तन थे वो कुमार के चाहिए होते थे, चाहे वो पानी भरने के हो, चाहे छाछ करने के हो, चाहे घी रखने के हो, या किसी और काम के लिए हो। कर्मकांडों के लिए भी मिट्टी के बर्तन चाहिए। तो जाने को छोड़ता है वो, मतलब जाने को होता है कुमार, तो गांव वाले भी उसके साथ में चल देते हैं। राजा को खबर लगती है कि मेरी पूरी जो प्रजा है वो प्रजा गांव छोड़कर जा रही है। तो राजा आता है, उनको आगे रास्ते में रोकता है। रास्ते में रोककर उनसे पूछता है भाई ऐसी क्या बात है, मेरे से क्या गलती हुई कि तुम सब लोग जो है मुझे छोड़ के जा रहे हो?
तो कुमार और जो पंच पटेल होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम आके आधी रात इस कुमार के घर बिताओ तो हम रुक जाएं। यानी कि हमारी ये शर्त है कि तुम जो आधी रात को ये जो बोलता है हमारे गधे का बच्चा, उसकी बात सुनो और उसकी बात से आप सहमत हो तो हम रुक सकते हैं। तो राजा कहता है ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपके यहाँ रुक जाऊंगा आधी रात को। तो रुका रहा था, रात को वही बात हुई कि रेंगता आवाज लगाता है, ए कुमार तू तेरे राजा से जाके बोल मुझे उसकी बेटी से शादी करनी है। राजा सुनता है। अब राजा बड़ा असमझ में हो जाता है कि वो अपनी बेटी की शादी कैसे गधे के साथ में कर दे, लेकिन अगर उसको अपनी प्रजा को रोकना है तो वो उसको करनी पड़ेगी। तो एक शर्त पे राजा तैयार होता है, और शर्त ये होती है कि जो ये रेंगता है, अगर ये रात के अंदर मेरा जो परकोटा है, महल का जो किले का जो परकोटा है, इसको तांबे और पीतल का कर दे। मतलब वो परकोटा तो पत्थर का बना हुआ होता है, लेकिन उसको पीतल तांबे का ये कर दे तो जो है मैं रुक जाऊंगा। मतलब तो गधा कुमार को कहता है ऐसा कर, कुमार को कहता है शर्त मान लेते हैं कि ठीक है। अब कुमार की भी स्थिति ऐसी होती है कि ये तो बड़ी मुश्किल है और ये मुझे मरवाएगा। तो गधा कुमार को कहता है कि तुम ऐसा करो कि मेरी जो गौंड है, गौंड होती है बेसिकली जिसमें मिट्टी भरते हैं, गधे के चारों तरफ जो एक बैग थैला लटकाया जाता है हम उसको गौंड कहते हैं। वो भी एक क्राफ्ट का एक हिस्सा रही है, उसकी जो गुथाई है, जो ब्रीडिंग है, वो शायद ही आज कोई लोग जानते हो कि वो कैसे गौंड बनाई जाती है। तो गधा कहता है एक में पीली मिट्टी भर दो और एक में लाल मिट्टी भर दो और मुझे इस परकोटे का चक्कर लगा दो। तो कुमार ऐसे ही करता है। सुबह होता है तो तांबे और पीतल का परकोटा हो जाता है। राजा को फाइनली जो है लगन पत्र भेजनी पड़ती है कुमार के घर, और वहां से जो बारात जो है गधा दूल्हे बनता है और पूरे जो ग्रामवासी होते हैं, तो कुमार के जो परिवार वाले होते हैं, जो बारात लेकर आते हैं और शादी होती है। अब सोचिए गधे के बच्चे की शादी यहाँ राजकुमारी के साथ में हो रही है और शादी हो जाती है। अब क्योंकि ये तो अवतारी होता है विष्णु का, तो होता क्या है कि शादी कर देते हैं। राजा कहता है मेरी एक शर्त अब ये है कि इनको मैं अपने ही महल में रखूंगा, इनको मैं तुम्हारे साथ वापस अपनी बच्ची को वापस नहीं भेजूंगा। तो बारात लौट जाती है और जो तलघर होता है महल का, यानी कि जो अंडरग्राउंड घर होते हैं नीचे, तलघर में उनको रख दिया जाता है, भोजन पानी सबकी व्यवस्था कर दी जाती है और उनको वहां छोड़ दिया जाता है। गधा अवतारी होता है, तो रात में जो है पुरुष का वेश पड़ देता है और कुछ समय बाद उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो कथा बहुत लंबी चलती है इस प्रकार से भरतरी की कथा, और वो बाद में उनके जो है 4 बच्चे होते हैं, उसमें से एक राजा भरतरी होता है जो बाद में उज्जैन का राजा होता है, धार नगरी का राजा होता है और बाद में जो है वो जोग धारण कर लेता है, जोगी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कहने वाली बात है वो मेरी सिर्फ इतनी सी बात है कि एक लोक कथा है जिसके अंदर एक शिल्पी की जो इम्पोर्टेंस है, वो शिल्पी की जो इम्पोर्टेंस है वो बताई गई है, दर्शाई गई है। यानी कि बिना शिल्पी के समाज की जो व्यवस्था है वो चल नहीं सकती। आज भी हमारे राजस्थान के अंदर 16 जोड़ी बर्तन कुमार को बना के साल भर के अंदर परिवारों को देने होते हैं। तो जो हमारी संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों ने ही अलग अलग शिल्पों को जन्म दिया है। कोई भी आप शिल्प ले लीजिए, उसके पीछे कोई ना कोई उसका सांस्कृतिक कारण है जिसकी वजह से वो पनपी है। लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे क्या हुआ है, जो जिस प्रकार की हमारी शिक्षा पद्धति है, जिस प्रकार का हमारा रहन सहन बदला है, जिस प्रकार का शहरीकरण धीरे धीरे हो रहा है, हमारी संस्कृतियों का इन शिल्पों के साथ में जो संबंध है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। जिन संस्कृतियों ने इन शिल्पों को हजारों वर्षों तक जिंदा रखा, यानी कि मान लीजिए आप किसी भी, आप तो बांस के शिल्पी हैं सब लोग, जिस प्रकार के घर हमने कल रास्ते में आपके यहाँ देखे वो अद्भुत थे। मतलब आपने जो वहाँ का लोकल मटेरियल है, 3 तरह की चीजें मैंने देखी जो घर देखे, उसमें बांस का आपका स्ट्रक्चर है, उसका छप्पर जो है उसमें मैंने पूछा तो सुशील जी ने कहा कि वो सुमन जी ने कहा कि वो घास का है। तो घास जो है वो कांस के रूप में है, और फिर उसके ऊपर जो आपने मिट्टी का लेप किया है। तो आज जो फैशन चल रहा है और हवा चल रहा है इको फ्रेंडली, तो इको फ्रेंडली सबसे पहले तो आप लोग हैं। अगर आज के जो वर्तमान समय के जो डेवलपमेंट को अगर कोई मॉडल सोचना है तो मुझे लगता है हमें संस्कृति के अंदर वापस जाना चाहिए और हमारी संस्कृति में जाके हमें शिक्षा लेनी चाहिए, और वो संस्कृति जो है हमारी शिक्षा का आधार होना चाहिए, जो कि नहीं होता। आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ते हैं, फाइन आर्ट्स पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है उसका जो मॉडल है
वो पश्चिम के मॉडल्स के ऊपर है। मतलब जैसे अगर आप बड़ी संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, तो एनआईटी का सिलेबस अगर आप देखें तो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट की कॉपी है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं है। आज भी देख लीजिए उसका सिलेबस उठा के, और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट का भी सिलेबस देख लीजिए। तो हुआ क्या कि ऐसी संस्थाएं बन तो गई, लेकिन उसके बाद में उनका हर्ष क्या हुआ कि वो इंडस्ट्रियल क्राफ्ट्स की तरफ चले गए या इंडस्ट्रियल डिजाइन की तरफ चले गए, और जो संस्थाएं सिर्फ क्राफ्ट के लिए बनी वो कुछ क्राफ्ट के लिए कर नहीं सकी। ऐसी स्थिति के अंदर अगर उपेंद्र महारती जैसी संस्थाएं अगर काम करती हैं तो मुझे लगता है उनको जिंदा रखना बहुत जरूरी है, और ऐसे संस्था जो है देश में बहुत ज्यादा नहीं है। ब्रिटिश ने भी शुरू किए थे, जो आज बड़े फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट है, सब क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ही थे बेसिकली। मद्रास का भी क्राफ्ट इंस्टीट्यूट था, लाहौर में भी क्राफ्ट इंस्टीट्यूट थे, जयपुर में क्राफ्ट इंस्टीट्यूट था, जो बाद में सब फाइन आर्ट्स में तब्दील हो गए। और फाइन आर्ट वाले तबके ने जो है शिल्पियों के ऊपर ओवरटेक किया, और फिर शिल्प को जो है सिर्फ एक क्राफ्ट का दर्जा दे दिया गया, और जो कलाएं हैं, जो दृश्य कलाएं हैं, उनको कंटेम्प्रेरी आर्ट का दर्जा दे दिया गया, और बाद में जो है उनके अंदर बहुत बड़ा जो है भेदभाव जो है वो बहुत कुछ कर दिया गया। तो इस सब में मेरा ये कहना है कि आज के वर्तमान समय के अंदर आप लोगों को अपनी विजिबिलिटी जो है, अब संस्कृति से विजिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कृतियां भी हमारी बदल रही है, और संस्कृति एक जैसी कभी नहीं रहती, वो बदलती रहती है। तो आप अपनी जो क्राफ्ट है उसको आप आगे कैसे लेके जाएंगे? तो उसका सबसे पहला जो मुद्दा है जो मुझे समझ में आता है, आपका डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। चाहे हम गूगल को नकार दें, चाहे हम व्हाट्सएप मीडिया सबको नकार दें, जो भी सोशल मीडिया है, अगर आपका डिजिटल प्रेजेंस है तो आने वाले भविष्य में आपका प्रेजेंस होगा, नहीं तो आप अनजान होंगे। ये बात आप मान लीजिए। मैं उन भाषाओं की भी बात कर रहा हूँ जिन भाषाओं का डिजिटल प्रेजेंस होगा, जो भाषाएं आज गूगल में टाइप की जा सकती है, व्हाट्सएप पे टाइप की जा सकती है, फेसबुक पे टाइप की जा सकती है, वो भाषाएं ही जिंदा रहने वाली हैं, बाकी सब भाषाएं भी मर जाने वाली हैं। इसलिए आप बहनों से निवेदन है कि आप जितना भी आज के समय में जो मीडिया यूज कर हो रहा है, आपके बाल बच्चे सब जानते होंगे व्हाट्सएप और ये सब चीजें इस्तेमाल करना, इंटरनेट इस्तेमाल करना, तो आपका जो ये काम है, ये काम पूरे दुनिया को देखना चाहिए, और आपको भी देखना चाहिए कि दुनिया क्या काम कर रही है, और आपको फिर ये सोचना चाहिए कि हमारी जो पहचान है, जो हमारी यूनिकनेस है, यानी कि हमारी अद्भुत पहचान, यानी कि बिहार के इस बांस शिल्प की जो अद्भुत पहचान, वो आप कैसे बनाओ। ऐसा ना करो कि आप दूसरों के काम को देख के कॉपी करने लगे। अगर दूसरों की कॉपी करोगे तो आप बहुत अच्छे शिल्पकार नहीं बन सकते। आपको आपकी अपनी खुद की पहचान जो है वो बनानी होगी। दूसरी बात है कि इन कलाओं का, इनके बाजार का जो भविष्य है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और भविष्य क्या है, मतलब क्या भविष्य सिर्फ यही है कि हम हाट बाजारों में जाके इसको बेचें? क्या भविष्य यही है कि सिर्फ इसको हम जो है, जो शहरी जगह है हमारे यानी कि जो बायर हैं वो सिर्फ शहरी लोग हों? पहले तो इसको इस्तेमाल करने वाले गांव के ही लोग थे। तो क्या हम ऐसे चीजें भी बना सकते हैं जिनका उपयोग जो है आपके ही क्षेत्र के अंदर, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाना और दिल्ली में जाके बेचना उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। उसका एक उदाहरण मैंने कल जो देखा, जो साइकिल रिक्शा, आपका साइकिल रिक्शा के अंदर देखिए कि कितने खूबसूरत तरीके से उसने जो अपना ये जो बनाया है ऊपर का, तो छाया का और बारिश से बचने का, तो बांस और लोहे को मिला के बनाया है। तो ऐसी जो उपयोगिता है, जो आपकी दैनिक लाइफ में जो उपयोगिता है, उसके लिए आपको कुछ तो भी जो है इस प्रकार की चीजें बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस प्रकार की शिक्षा में जाना पड़ेगा, और जब उस प्रकार की शिक्षा में जाना पड़ेगा तो आपको बड़े बड़े संस्था, एनआईडी, आईआईटी या एनआईटी, नेफ्ट, ऐसे संस्थाओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो जो आपकी अगली पीढ़ी है, क्योंकि स्किल आपके पास में है, नॉलेज आपके पास में है, आप अपने जो बच्चे हैं उनको इस प्रकार की शिक्षा दिलाएं, या इस प्रकार की आप खुद से शिक्षा लें। जैसे गवर्नमेंट के तो बहुत सारे यहाँ प्रोग्राम होते ही हैं जो आपको स्किल डेवलपमेंट के मार्फत बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन आपके परिवारों में से कोई डिजाइनर बने तो आप सोचिए, आप उस भविष्य की कल्पना करिए जब आपके परिवारों में से ही डिजाइनर हो और आपकी जो निर्भरता है वो बाहर के लोगों पे ना हो। तो मैं बहुत कुछ ज्यादा ना कहते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का